डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर क्लास 8 बायोलॉजी में, ये आपका टॉपिक है। इसमें हमने पढ़ा था डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स काजेस। डिफॉरेस्टेशन क्या होती है और ये कैसे होता है, काज व्हाट आर द मेन काज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ये क्यों होता है डिफॉरेस्टेशन। इसमें हमने पहले डिफाइन किया था व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल। हम जब ज़्यादा पेड़ काटेंगे, ट्रीज को काटेंगे, उसको कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। व्हाट आर द काज, इसमें पहले मैंने आपको ये बताया था व्हाट आर द मेन। पहले पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रही है, क्योंकि जब पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन, मकान भी बनाने हैं, फैक्ट्रीज़ भी बनाने हैं, स्कूल्स भी बनाने हैं, या रोड्स भी बनाने हैं पॉपुलेशन की वजह से, और हमें कल्टीवेशन के लिए लैंड भी चाहिए। इसके लिए क्या होता है, फिर डिफॉरेस्टेशन होते हैं। जो इंसान होता है ये ज़्यादातर पेड़ काटना शुरू कर देता है अपने पर्पस के लिए, जिसमें से मकान भी बनाना है, और ये क्या इससे बिल्डिंग्स भी बनानी है, फर्नीचर भी बनाए, फायरवुड। अब जब ये डिफॉरेस्टेशन हुई इंसान की वजह से, या कुछ नेचुरल काज भी होते हैं, फॉरेस्ट फायर की वजह से ये होता है, या फ्लड्स की वजह से, या एवलांच की वजह से, इससे भी पेड़ों को नुकसान पहुंचता है। अब हम देखेंगे ये कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन की। अगर डिफॉरेस्टेशन हुई तो इससे क्या नुकसान हो सकते हैं, इंसान को क्या नुकसान, अर्थ पर क्या नुकसान होंगे। पहले हम देखेंगे जब डिफॉरेस्टेशन होती है तो समझो पेड़ खत्म हो गए, प्लांट्स की जो तादाद है, परसेंटेज है यहाँ पर प्लांट्स की, ये खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या, एक गैस है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेवल है ये एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो जाएगी। इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह, क्योंकि ये ज़्यादातर यूटिलाइज कौन करते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स। जब प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो इनको कौन, इस गैस को कौन यूटिलाइज करेगा। इसकी वजह से क्या होगा, फिर ग्लोबल वार्मिंग होगी इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से। टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो फ्लड्स आएंगे, आएंगे फ्लड। जब फ्लड्स आएंगे तो क्या होगा, फिर जब फ्लड्स, वाटर लेवल ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी और ड्राफ्ट्स आ जाएंगे, खुश्क साली हो, क्योंकि इससे डिस्टर्ब होगा वाटर साइकिल। जब वाटर साइकिल डिस्टर्ब होगा तो रेनफॉल भी कम होगी और ड्राफ्ट्स आएंगे। जब ड्राफ्ट्स आ जाएंगे तो ये ज़मीन जो है ये ग्रेजुअली क्या हो जाएगी, ये कन्वर्ट हो जाएगी, ये ज़मीन जो है ये कन्वर्ट हो जाएगी डेजर्ट में। इसे कहते हैं डेजर्टिफिकेशन हो जाएगी। इसकी वजह से डेजर्टिफिकेशन हो जाएगी। जब ये डेजर्टिफिकेशन हो जाएगी तो ये फर्टाइल लैंड है ये कन्वर्ट हो जाएगी डेजर्ट में, और डिफॉरेस्टेशन की वजह से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल ये भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और डिफॉरेस्टेशन की वजह से और एक चीज़ हो जाती है, क्या है, उसे कहते हैं हम सॉइल इरोजन हो जाता है। सॉइल इरोजन हो जाता है डिफॉरेस्टेशन की वजह से, सॉइल इरोजन, लॉस ऑफ फर्टाइल सॉइल। ये सब कुछ जो कॉन्सिक्वेंसेस है किसके, डिफॉरेस्टेशन के, जिससे बुरे असरात पड़ते हैं हमारी ज़मीन पर। अब हम देखेंगे इसमें एक दूसरा जो टॉपिक है दैट इज़ अ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अगर हम देखेंगे ये कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ क्या है, पहले हम दिखाएंगे व्हाट इज़ दिस वाइल्ड लाइफ। ये वाइल्ड लाइफ क्या होती है, व्हाट इज़ वाइल्ड। अगर हम देखें वाइल्ड लाइफ का मतलब है ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं अपने नेचुरल हैबिटेट में। नेचुरल हैबिटेट होनी चाहिए। ये कुछ भी ये फॉरेस्ट भी होंगे, ये वाटर बॉडीज़ भी होंगे, दीज में भी प्लांट्स, ये प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, माइक्रोब्स भी हो सकते हैं, और कल्टिवेटेड प्लांट्स एंड डोमेस्टिकेट एनिमल्स। अगर हम डिफाइन करेंगे, वाइल्ड लाइफ रिफर्स टू ऑर्गेनिज्म लिविंग इन देयर नेचुरल हैबिटेट। दीज में भी प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स और अदर देन द कल्टिवेटेड प्लांट्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, ये होती हैं वाइल्ड लाइफ। अगर हम देखेंगे, अब हमें कंजर्व करना है फॉरेस्ट को भी, प्लांट्स को भी। आपको मैंने पहले ही कहा, फॉरेस्ट इसे ग्रीन गोल्ड भी कहते हैं या लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। अगर हमें इनको प्रोटेक्ट है, कुछ गवर्नमेंट ने कुछ एरियाज़ बनाए हैं, उनको कहते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज़ कहते हैं हम इनको। इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाती है, नेशनल पार्कस आ जाते हैं, और बायोस्फीयर रिजर्वर आते हैं। अब हम देखेंगे पहले ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं। एरिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो एरिया होती है जहाँ पर एनिमल्स को प्रोटेक्शन दी जाती है, एनिमल्स को
एनिमल्स को प्रोटेक्शन दी जाती है। इसमें और कुछ चीज़ें होती हैं, परमिशन दिया जाता है, इसमें हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर या कलेक्शन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड प्राइवेट ओनरशिप राइट्स, इसमें इनकी परमिशन दी जाती है, तब तक दी जाती है जब तक नहीं इंटरफेयर करेंगे वेल बीइंग ऑफ एनिमल्स के साथ। दूसरा है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क में वाइल्ड एनिमल्स को, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन दी जाती है। हम कहेंगे ऐसे, नेशनल पार्क इज एन एरिया विच इज स्ट्रिक्टली रिजर्वायर्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ इन सच एरिया। इसमें क्या क्या किया जाए इन सच एरिया? फॉरेस्ट्री, ग्रेजिंग ऑफ और कल्टिवेशन आर नॉट परमिटेड एंड नो प्राइवेट ओनरशिप राइट इज़ अलाउड। मतलब नेशनल पार्क में सख्त कानून होते हैं, इसमें इजाज़त, किसी चीज़ की भी इजाज़त नहीं दी जाती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में दी जाती है इजाज़त फॉर कल्टिवेशन, कलेक्शन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स पे। इसी तरीके से एक और चीज़ है बायोस्फीयर रिजर्वायर है। ये बायोस्फीयर रिजर्वायर में क्या होता है? इसमें वाइल्ड एनिमल्स भी आते हैं, प्लांट्स भी आ जाते हैं, कल्टिवेटेड प्लांट्स भी आते हैं और डोमेस्टिक एनिमल्स भी आते हैं। इनका केयर जो बायोस्फीयर रिजर्व में ये जो ट्राइब्स होते हैं वही केयर करते हैं अंडर द फ्रेमवर्क रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। किस जो ट्राइब्स होते हैं ये इसमें केयर करते हैं ज़्यादातर, इस बायोस्फीयर रिजर्वायर में ज़्यादातर। अगर हम देखेंगे बायोस्फीयर रिजर्व में 3 जोन्स होते हैं। पहला जो जोन होता है सेंट्रल, उसे कहते हैं कोर जोन। कोर जोन, बफर जोन और मैनिपुलेशन जोन कहते हैं इसको। अगर हम देखेंगे कोर जोन में, जो कोर जोन में अगर हम देखेंगे, इसमें वायर नो ह्यूमन एक्टिविटी इज परमिटेड। कोर जोन में किसी को ह्यूमन इंसान को इजाज़त नहीं है कि वो वहाँ पर जा सके या कोई एक्टिविटी कर सके। बफर जोन में लिमिटेड, जो बफर जोन होता है, बफर जोन यहाँ पर लिमिटेड एक्टिविटी अलाउड होती है। तीसरा जो होता है मैनिपुलेशन जोन, इस वायर ह्यूमन एक्टिविटी इज परमिट टू मैक्सिमम परमिशन दिया जाता है। अब कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स है, इसमें नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में, विच इंक्लूड्स पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्वायर है, एक है उत्तराखंड बायोस्फीयर रिजर्वायर है, इसमें इंक्लूडिंग वैली ऑफ फ्लावर्स इन नॉर्दर्न हिमालय वेस्टर्न में है। और यहाँ पर एक पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्वायर है। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ 1 नेशनल पार्क, इसमें एक नेशनल पार्क आ जाती है बायोस्फीयर रिजर्व। पचमढ़ी रिजर्वायर में कंसिस्ट ऑफ 1 नेशनल पार्क आती है। इसमें सतपुरा है एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेम्ड बोरी एंड पंचमढ़ी आ जाती है। इसमें ये आपकी पेज नंबर 25 पे दिया गया है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्वायर। अब जो ये एरियाज़ होते हैं इनमें प्रोटेक्शन दी जाती है वाइल्ड लाइफ को। आपको मालूम है जो हमारी जो इकोसिस्टम है इसमें एबायोटिक कंपोनेंट्स भी आ जाते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स भी आ जाते हैं। जब ये एबायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स ये दोनों ज़रूरी है अगर हमें स्टेबल रखना है इकोसिस्टम। अगर इनमें से किसी में खराबी आ गई, हम समझो कोई डिस्टर्ब हो गया कोई सिस्टम, इसमें बायोटिक जो समझो प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स या एबायोटिक जिसमें अगर पोल्यूशन आए वाटर में, सॉयल में या एयर में, तो हम चाहेंगे जो इकोसिस्टम है इसमें इम्बैलेंस हो जाती है। जब इम्बैलेंस हो जाती है तो ये इसमें सर्वाइव करना फिर इंसान के लिए क्या होगा, मुश्किल होगा। अब प्लांट्स इस बायोस्फीयर रिजर्वायर में क्या होते हैं, फ्लोरा एंड फाना डिफरेंट। अगर हम देखेंगे इकोसिस्टम में देखेंगे, इस इकोसिस्टम में बायोडाइवर्सिटी होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स आर फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया। अगर आप देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स पाए जाते हैं, कुछ प्लांट्स स्मॉल होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, ट्रीज, हर्ब, श्रब्स, ट्रीज, एक ही टाइप की नहीं, वैरायटी नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आर प्रेजेंट ऑन अर्थ, उसको कहते हैं हम बायोडाइवर्सिटी वैरायटी। द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड एज फ्लोरा और फाना। प्लांट्स, फ्लोरा मीन्स प्लांट्स, फाना मीन्स एनिमल्स, प्लांट्स। अगर हम देखेंगे हर जगह पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरा एंड फाना पाया जाता है। इसमें एक और टर्म आ जाती है, दैट इज द इंडेमिक स्पीशीज आ जाती है, इंडेमिक स्पीशीज एक टर्म आ जाती है। अब आपको पता है फ्लोरा एंड फाना रेफर्स टू प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसमें इंडेमिक स्पीशीज आ जाती है।
इंडेमिक स्पीशीज जो होती है, इंडेमिक स्पीशीज आर दोज स्पीशीज ऑफ ए प्लांट्स एंड विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन ए पर्टिकुलर, वो उसी इलाके में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे हिमालय में कश्मीर में अगर हम देखेंगे यहाँ पर क्या क्या इंडेमिक स्पीशीज, हिमालय में यहाँ पर है हॉर्नड वाइल्ड ऑक्स यहाँ पर पाया जाता है, या लद्दाख में इंडेमिक स्पीशीज है, याक है यहाँ पर इंडेमिक स्पीशीज है, यहाँ तिब्बतियन एंटीपोल है, या हम देखेंगे ब्लू शीप है। अगर हम देखेंगे कश्मीर की दाश्तिगाम नेशनल पार्क की, यहाँ पर हांगुल है, फेमस जो है इंडेमिक स्पीशीज जो है दैट इज़ द हांगुल, यहाँ पर पाया जाता है। अगर हम देखेंगे लिस्ट हैं कुछ यहाँ पर कुछ सेंचुरीज़ की, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की लिस्ट हैं जो गवर्नमेंट ने बनाई है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ कुछ बनाई है यहाँ पर, इसमें आ जाता है, इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल दाशिगाम वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क है, ये इट इज सिचुएटेड 21 किलोमीटर्स अवे फ्राम श्रीनगर में है। या सूरीनसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये जम्मू में है, इट इज सिचुएटेड एट 42 किलोमीटर्स फ्राम जम्मू में। इसमें नंबर ऑफ बर्ड्स पाए जाते हैं, ब्लैक रेड जंगल फाउल पाया जाता है, पी फाउल पाया जाता है, ग्रीन पिजन पाया जाता है, या रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पाई जाती है, रामनगर में पाई जाती है, जम्मू सिटी में, ये जम्मू सिटी के पास है नार्दर्न साइड में। यहाँ और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये जो लाइफ सेंचुरी है इसमें वैरायटी नंबर ऑफ बर्ड्स पाए जाते हैं। यहाँ किश्तवाड़ हाई आल्टीट्यूड नेशनल पार्क पाए जाते हैं। यहाँ जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इट इज़ बैंक ऑफ द रिवर उज में पाया जाता है। और नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वेस्टर्न स्लोप से नंदनी अलॉन्ग द जम्मू श्रीनगर हाईवे पे पाया जाता है। यहाँ तिरकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये पाया जाता है तिरकुटा हिल्स वायर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन इज लोकेटेड, ये वहाँ पर पाए जाते हैं। अब कल हम पढ़ेंगे नेशनल पार्क्स, इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है या नेशनल पार्क, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे।